হাই ফ্রেন্ডস, সাবস্ক্রাইব টু অরিজিৎ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্টস করুন, আর অতি অবশ্যই বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন সব কিছুর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। সঙ্গে থাকুন, পাশে থাকুন, দেখতে থাকুন অরিজিৎ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। What drives a modern township? Vision, commitment, and a leader who sees beyond the blueprint. At the heart of Calcutta's evolving skyline stands Novesta Group, a fast-growing real estate development company known for its eco-conscious approach and community-driven vision. Founded in 2023, Novesta has rapidly earned a reputation for delivering sustainable bungalows, residential plots, and innovative townships like its flagship project, EcoSmart City. At the core of all this progress is a steady, strategic hand, Chairman Saroj Kumar Giri, blending decades of experience with bold, forward-thinking leadership. And in today's episode of Let's Talk, we sit down with the man behind the vision, Mr. Giri himself. हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आज थोड़ा हिंदी में बातचीत होगा। लेट्स टॉक की जो नई एपिसोड जो बना रहा हूँ, जो आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ, आज थोड़ा हिंदी में बातचीत होगा क्योंकि लैंग्वेज तो यूनिवर्सल है। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली कोशिश करूँगा हिंदी में, क्योंकि मेरा आज जो गेस्ट है उनसे मेरा जो मुलाकात है, जो रिलेशनशिप है, जो भी है, वो पूरा चैट आज हिंदी में होगा। तो फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। वेलकम टू अरिजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और लेट्स टॉक के नए एपिसोड के साथ। और आज जिनका साथ ये एपिसोड शूट हो रहा है वो और कोई नहीं है, नोवेस्टा ग्रुप की चेयरमैन मिस्टर सरोज कुमार गिरी। सरोज सर, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। आई तक सो नोवेस्टा ग्रुप को तो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। नोवेस्टा ग्रुप को लोग जानते हैं, जान गए हैं इस वीडियो का साथ साथ। आज हम लोग थोड़ा सरोज सर को जानेंगे। अगर मार्केटिंग के हिसाब से बोलो तो 2003 से ये जर्नी शुरू हुआ था। मार्केटिंग की दुनिया में हमारी पहले एंट्री हुए थे। और उसके पहले की बात करूँ तो मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था और मेरे पिताजी खेती करते थे। और मेरी पढ़ाई लिखाई बीएससी ऑनर्स की डिग्री जब हमने ली थी 1990 में, तो उस समय हम पिताजी के साथ मिलकर खेती करते थे। साथ में जो भी घरेलू काम होता था वो करते थे। और काफ़ी तकलीफ़ें थी, जैसा कि हर किसी के लाइफ में होता है। और अक्सर सुनने के बाद लगता है कि शायद सबकी स्टोरी एक जैसी है, लेकिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। जब हमने पढ़ाई लिखाई पूरी की तो अब एक चैलेंज था कि ज़िंदगी में करना क्या है। तो हर इंसान के पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो नौकरी कर ले, या फिर बिजनेस कर ले, या फिर अगर कुछ उसके पास अपना स्किल है तो कुछ अपना इस तरीके से काम कर ले। तो मेरे पास न जाने क्यों शुरू से एक ताकि ज़िंदगी मौका देगी तो बिजनेस करेंगे, ये मतलब दिमाग के अंदर सेट था कि ज़िंदगी मौका देगी तो बिजनेस करेंगे। और ये सेट क्यों था? कोई भी आदमी जब अपने ज़िंदगी में क्या करना है, जब ये फैसला लेना होता है ना, तो वो चारों तरफ देखता है, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है। अगर उसके आसपास में कोई लोग, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगी अगर अच्छी दिखती है ना, तो हमको लगता है कि मुझे भी नौकरी कर लेना चाहिए। अगर हम अपने आसपास में बहुत सारे लोगों को दुकान खोल करके बिजनेस करके चलाते हुए देखते हैं ना, तो अपने भी उसमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं कि सबसे अच्छा किसका चल रहा है, तो वही चीज़ हमको लगता है कि हम भी कर लें। यानी हम
खुद के पोटेंशियल के बेस पे डिसीजन नहीं लेते हैं कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के एवरेज लाइफ या फिर असफल होने के पीछे यही सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। कि आप जब ज़िंदगी को शुरू करना होता है तो आप किस थॉट प्रोसेस के साथ सेलेक्ट करते हो। सेलेक्ट हो जाता है, मतलब ये कमाल की चीज़ें हैं कि आप नहीं चाहते चाहते में कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है कि भाई चलो ये कर लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, कोई जॉब कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। हमारी भी बात करें तो हमारे भी कोई स्पेशल थोड़े रहता। मैं भी चूँकि बिजनेस करने वाले को देख रहा था कि वो बहुत अच्छा उनका मतलब लाइफ है। बहुत लोग थे जो कोलकाता रहते थे, कोलकाता ही रहते थे बाई चांस की मेरे फैमिली के मेरे बहुत सारे लोग थे जो कोलकाता रहते थे। तो ये लोग जब छठ पर्व में घर जाते थे ना तो वहाँ पे खुद की कार से जाते थे। तो फिर हम लोग छोटे छोटे थे तो उनको देख के लगता था कि मतलब ये माने क्या लाइफ है, मतलब कार है, ये है, वो है, इस तरीके से। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास साइकिल थी, रहने के लिए मिट्टी का घर था, पिताजी किसान थे, खेती करते थे, तो पैसे के लिए मोहताज था, बहुत दिक्कत थी। जैसे तैसे परिवार चलता था, शादी हो गई थी, बच्चे थे। तो मैं अगर तकलीफ़ों की बात करूँ तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि तकलीफ़ की कोई आखिरी सीमा होती होगी ना तो उससे मेरा परिचय है। जब सामने से कोई लोग अपना तकलीफ़ सुनाता है ना तो उसको सुनने के बाद मुझे हंसी आती है कि यार मतलब इसकी साइज़ तो बहुत छोटी है, उससे बहुत बड़े लेवल की तकलीफ़। तो इसी तरीके का दिमाग के अंदर था कि ज़िंदगी मौका देगी तो बिज़नेस करूँगा। पैसे थे नहीं कि बिज़नेस करता। तो देखते 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 अचानक से 2003 की बात है कि मेरे पास एक चांस मिला, अपॉर्चुनिटी आई। कुछ लोग मना करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में चर्चा करने से जो है ना लोग शायद ख़राब समझेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उस अपॉर्चुनिटी की चर्चा किए बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। और वो अपॉर्चुनिटी थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। एक प्लेटफॉर्म था RCM बिजनेस का, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और 2003 में मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हमने अपने आप को प्लेस किया। और सबसे बड़ी बात उस इंडस्ट्री की और उस प्लेटफॉर्म का है कि वहाँ पे सीखने का मुझे मौका मिला, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है और वो ज़िंदगी में पढ़े लिखे लोगों को काम दे रहे हैं। अब ये देख के और सुन के मुझे लगता था कि यार क्या कमाल का प्लेटफॉर्म है। तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ट होना कि कामयाब कोई भी हो सकता है। मतलब अब ये लाइन मेरे समझ में आने लगी कि कामयाब कोई भी हो सकता है। वो आपको अंदर से रिफाइन किया। ये ऐसा बिल्कुल फील होने लगा जब वहाँ पे जाने के बाद। और बहुत सारे मीटिंग और ट्रेनिंग में अटेंड करने के बाद फिर मैं वहाँ पे अपने आप को सेटल किया। और सेटल करने के बाद मेरी ज़िंदगी में आज मैं कह सकता हूँ कि जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी निर्णय लेने की क्षमता जो मुझे आई तो वो डायरेक्ट सेलिंग के RCM बिजनेस के प्लेटफॉर्म से है। और वहाँ पे मैंने निर्णय लेना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया। ये गोल क्या चीज़ होती है, ड्रीम क्या चीज़ होती है, कैसे इसका रोड मैप बनता है, कैसे इसको अचीव किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ जो उस प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग से मुझे सीखने को मिला। और मैं धीरे धीरे गोल सेट करने लगा, अचीव करने लगा। अब ये गोल सेट करना और अचीव करने का ये जो प्रक्रिया है ना, ये लाइफ चेंजिंग प्रक्रिया है कि आप जब एक बार कोई चीज़ सेट करते हैं और आप जब उसको अचीव कर लेते हैं, दोबारा सेट करते हैं और फिर से अचीव कर लेते हैं, और आपको जब अचीव करने की आदत लग जाती है ना तो फिर ये यहाँ से आपको फिर लगने लग जाता है कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। तो 2007 में हम स्टार रूबी के लेवल पे थे और 2012 तक 100% टाइम हमारा उसी इंडस्ट्री के लिए था। किसी कारण से 1 साल के लिए वो इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुआ, पूरा 1 साल तक कंटिन्यू। और उस समय एक चुनौती आ गई थी सबके सामने कि ज़िंदगी की नई शुरुआत एक तरीके से बोल सकते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी में कई लाख रुपए महीने की इनकम आ रही हो और अचानक से वो 0 पे चला जाए तो फिर कुछ बताने के लिए है नहीं कि उस समय आपका या आपके परिवार के अंदर क्या स्थिति रही होगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसको खरीदना चाहते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल वही बोल रहे थे कि आप बस मीटिंग के पैसे बताओ, पर मीटिंग कितने पैसे लेंगे, कहाँ कैसे करें। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं। अब जो भी होगा या तो वो शुरू हो जाएगा तो मैं उसके साथ हूँ, और अगर शुरू होने में देर होगा तो मैं खुद का अपना कंपनी बनाऊंगा। और उसी समय माललैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनी। साइलेंटली हमने उस पर काम किया, बिना दिखावा के, बिना कोई प्रमोशन के, और एक टारगेट के साथ। क्योंकि वहाँ से मैंने सीख लिया था कि टारगेट ज़िंदगी में बनाना चाहिए तो बड़ा बनाना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए तो बड़ा सेट करना चाहिए। ड्रीम लेना ही हो
तो सबसे बड़ा जो हो सकता है वो आप ले हो। कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे, कहीं ना कहीं अगर अगर ड्रीम सही है, गोल सही है पहुंचेंगे। और अचीव करने का तरीका सही है तो फिर आप तो पहुंचेंगे ना। फिर उसमें डाउट करने की तो कोई चीज़ है नहीं। तो मैं तो इस टेक्निक को समझ चुका था कि ये कैसे सेट होता है, कैसे अचीव होता है। तो मान के चलो कि कोई आदमी अगर कोई छोटा ड्रीम ले रहा है या फिर कोई बड़ा ले रहा है, तो लेने में पैसा थोड़े ना लग रहा है। मैं बड़ा ड्रीम बड़ा सोचूंगा, इसमें पैसा थोड़े ना लग रहा है कि बड़ा सोचने का ज़्यादा पैसा लगेगा, छोटा सोचने का तो पैसा नहीं लगता है। तो अगर सोचना ही हो तो बड़ा सोचना, लेकिन सोचने से भी कुछ नहीं होता। आपको पता होना चाहिए स्टेप्स क्या है। और रियल एस्टेट की दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मतलब मैं सच कहूँ तो ज़िंदगी में कभी ज़मीन के कागज भी मैंने नहीं देखे, काम पिताजी का था। मतलब जो भी था वो देखते थे, हम तो कुछ जानते भी नहीं थे। अब अचानक से ये हुआ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम क्यों करना है। तो इसलिए कि भाई अगर लोगों के पैसे हमने इन्वेस्ट कराए और बाय द वे हम फेल कर जाते हैं, इस इंडस्ट्री का अनुभव नहीं है मेरे पास, नया से सीखना है। एक इंडस्ट्री जहाँ पे हम एक्सपर्ट हो चुके हो, अब दूसरी इंडस्ट्री जहाँ से मुझे जीरो से शुरू करना हो और किसी से पैसे लगवाने हो। तो अब दिमाग के अंदर था कि अगर बाय द वे फेल भी हो गए ना, तो ये इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पे लोगों का पैसा ज़मीन में लगा हुआ है। तो कल दिन अगर मैं 2 साल के बाद फेल भी हो जाता हूँ, बाय द वे ऐसे होऊंगा नहीं, ये तो पहला दिन से पता था, लेकिन अगर लोग फेल हो जाऊंगा तो मैं लोगों को बोलता था कि भाई पैसा तो ज़मीन में लगा है ना, तो ज़मीन का दाम भी तो बढ़ेगा ना। चाहे दुनिया में कहीं भी ज़मीन हो, जंगल में हो, पहाड़ पे हो, शहर में हो, कहीं भी दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कम से कम लोग सिक्योर रहेंगे। 13 अप्रैल 2013 को पहली मीटिंग हुई थी हमारी हयात के अंदर कोलकाता में। 25 लोग थे उस प्रोग्राम के अंदर और मेरा पहला अनाउंसमेंट था, पहला गोल था, पहला ड्रीम था। और चूंकि कोलकाता महानगर है, अब ये कोई छोटा मोटा शहर तो है नहीं कि कोई भी आदमी थोड़ा बड़ा करने से जान जाएगा। यहाँ पे तो इतना बड़ा करना पड़ेगा तब कोलकाता जानेगा। कोलकाता का जानना कोई हंसी मजाक का तो था नहीं। और मेरा था कि भाई पैसे के लिए काम तो लोग करते ही हैं, मैं भी पैसे के लिए काम करता हूँ, लेकिन पैसे के साथ साथ एक नाम, इस कंपनी को खरीदने बेचने वाली कंपनी नहीं बनाएंगे। इस कंपनी को एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो एक बड़ा शहर बनाने वाला कंपनी हो। आने वाले दिनों में टाउनशिप टाइप का ये कंपनी क्रिएट करे और कम से कम उसकी साइज 100 बीघे का हो। ये गोल था मेरा कि कम से कम 100 बीघा। अब जैसे ही सामने 25 लोगों ने सुना 100 बीघा, तो अब उसमें सारे के सारे लोग अब ये सुन के ही घबरा गए कि 100 बीघा मतलब ये तो असंभव है। तो कुछ लोगों ने कमेंट में मुझे कहा कि सर आप भूल गए कि ये कोलकाता है, बिहार नहीं है। मैंने कहा कि कोलकाता है इसीलिए 100 बीघा, अगर बिहार होता तो मैं कम से कम 1000 बीघा का टारगेट लेता। लेकिन चूंकि कोलकाता अननोन है, ये इंडस्ट्री अननोन है, पहली बार इसमें घुस रहा है आपने, तो जब तक 100 बीघा का नहीं क्रिएट होगा तब तक कोलकाता में कैसे जानेगा आदमी, कौन जानेगा। ये 10 कट्ठा 20 कट्ठा 5 कट्ठा में बनाने से तो हर जगह बन रहा है, तो किसको कौन जानता है। शायद सर एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, मिट्टी आपका जिंदगी का साथ जुड़ा हुआ है। एक खेती बाड़ी पिताजी का, वो एक फार्मर की ज़िंदगी, वो स्ट्रगल, फिर आप घूमते घूमते कॉर्पोरेट फील्ड पे घुसे, फिर आप वो मिट्टी का साथ आपका रिलेशन बहुत अंदर से है, दिल से है। शायद ये एक मकसद है जो आप आगे ले जाएंगे, मेरे को लग रहा है। जो नहीं बिल्कुल यार, मैं आपको एक बार की बात है कि एक आदमी थे जो थोड़े से, जिसको हम ज्योतिष बोलते हैं ना, मतलब एस्ट्रोलॉजर जिसको बोलते हैं। तो हालांकि मैं कभी जाता नहीं हूँ या कभी गया नहीं हूँ, लेकिन कभी मैं जब गांव में था और जब ये सब चीज़ RCM से पहले की बात कर रहा हूँ, 2003 के पहले की बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ वो आए हुए थे मेरे घर पे। तो अचानक से वो मेरे से बातचीत हुई और मिलने के बाद उन्होंने न जाने क्यों ये बोला कि आपके हाथ से बहुत सारा घर बनना लिखा हुआ। और उस समय मेरा खुद का घर नहीं था, गांव में मिट्टी का घर था। तो मैंने उनसे, मेरी माँ थी और पिताजी थे, तो मेरी माँ ने उनसे यही पूछा कि बुआ का घर मतलब कैसे होगा। यहाँ पे एक है कि कम से कम खुद का ही घर ठीक से हाँ, घर हो जाता तो ठीक रहता। अब चूँकि बच्चे थे, वाइफ थी, अब एक ही घर, एक ही रूम, मिट्टी का घर, बारिश होने पे वो वाल गिर जाता था, फिर मतलब बहुत तकलीफें थी। तो मेरी माँ उनको यही बात बोल रहे थे कि एक घर होगा कि नहीं, एक बार थोड़ा आप देख के बताते कि
मेरा लड़का का। और एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं बहुत सारे है। वो बोल रहा है कि इनके हाथ से बहुत घर बनना लिखा हुआ है, बहुत लोगों का घर बनेगा। Saroj Kumar Giri has been serving as the chairman of Novesta Group since November 2023. With a strong background in real estate and construction, he brings strategic vision and leadership to key ventures like the Eco Smart City project. Under his guidance, Novesta has strengthened its presence in Kolkata's real estate sector. अचानक से 2016 में जब नोटबंदी हुआ ना, तो अचानक से लगा जैसे कि फिर वापस से सब कुछ खत्म हो गया। जो लोग थे वो बोले नहीं मेरा कैंसिल कर दीजिए, मेरा अब हम जो इन्वेस्ट करने वाले तो उन्हें थोड़ा रुक जाएंगे सब। तो मैंने धीरे धीरे वो 2016 में के बाद वो बिजनेस ही मेरा एक तरीके से स्टॉप हो गया। तो अचानक से लगा कि अब मतलब ये क्या होगा, मतलब अब तब तक में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ भी चुके थे, अब एक चुनौती भी आ गई थी। फिर उसके बाद इस जर्नी का एक कमाल का पार्ट ये भी रहा कि जब हम संघर्ष कर रहे थे 2018-19 के 18 में, तो अचानक से एक आदमी मिला और बोला कि अब आपको प्रोजेक्ट पे फॉरेन फंडिंग करा देते हैं। तो इस तरीके की बातें आई, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन ये वो की बात होने लगी। फिर मैं उस चक्कर में पड़ गया और पढ़ने के बाद बीच में चूँकि एक ऑथेंटिक आदमी थे, तो मैं जब आप कोई बहुत रिनाउंड पर्सन आपके साथ आते हैं तो थोड़ा सा बिलीव तो आपका हो ही जाता है। तो चूँकि एक बीच में जो मीडिएटिंग कर रहे थे वो रिनाउंड पर्सन थे, तो उनके साथ जब बात हुई तो मेरा एक बिलीव हुआ कि शायद ये काम हो जाएगा। तो 1-1.5 साल तक मैं उस चक्कर में रहा और लगभग बहुत सारा पैसा उसमें मैं देता गया, खर्चा दौड़ भाग ये सब करते करते। तो अगर मैं इस जर्नी की बात करूँगा तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस वही 2 साल है, 18-19 का साल। ये शब्द आप जो बोले फॉरेन फंडिंग, वो आपका जो मिशन को डाइवर्ट कर दिया था पूरा मतलब मेरा अब 100% फोकस वहाँ पे हो गया कि फंडिंग होगा, वहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट हमारे कंपनी को प्रोजेक्ट को मिलेगा और उससे हम मतलब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से। आपका सोच से शायद आप हट गए थे, फोकस नहीं चेंज हो गया। और ये मैसेज है लोगों के लिए कि कभी भी इस तरीके की जब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो सर बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो लोग हम लोग देख रहे हैं वीडियो को, हम लोग सोच से हट जाते हैं, वो कितना तकलीफ देता है और कितना आपको डाइवर्ट कर देगा ज़िंदगी में। नहीं मैं जो सच बता रहा हूँ कि पूरा फोकस चेंज हो गया हमारा। मतलब 24 घंटा फॉरेन फंडिंग इसके चक्कर में, और मतलब बहुत बड़ा अमाउंट, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने बहुत बड़ा अमाउंट उस चक्कर में, डोनेशन में, इसमें उसमें, वीज़ा बनेगा तो ये बनेगा वो, मैंने ये चक्कर में चला गया, टाइम बर्बाद हो गया। पैसा से भी मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन वो जो 2 साल का टाइम गया ना, आज मेरे पास ज़िंदगी में मेरी चूक की बात करूं तो सबसे बड़ी चूक है हमारी, जो टाइम बर्बाद हो गया। क्योंकि ये चीज़ रिकवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो जब 2020 में डेवलपमेंट का बात था, तो 1 जनवरी 2020 को हम कोई भी काम डेट के साथ करते हैं। जो भी गोल होता है तो हम पहले से अनाउंस करते हैं वो काम किस दिन करेंगे, और उसके लिए पूरा पीछा करते हैं उसको शुरू करने का। तो 1 जनवरी 2020 को डेवलपमेंट का काम चालू हो गया था, साल के पहला दिन। और फिर काम जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था तो इनविटेशन कार्ड हमने प्रिंट कराया। एनिवर्सरी, चूँकि मेरा एनिवर्सरी कंपनी का 13 अप्रैल को होता है हर साल, तो 16 अप्रैल 2020 के लिए इनविटेशन कार्ड कि प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग कम एनिवर्सरी, मतलब एक बड़ा दिन होगा लोगों के लिए, उस हिसाब से बड़ा माहौल बना। इनविटेशन कार्ड बता, सब कुछ हुआ और एकदम पिक पे था। मतलब लग रहा था कि अब सारे रास्ते आसान और अब सब कुछ एकदम मतलब अपने हिसाब से चल रहा था। उसी बीच में 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज आया जनता कर्फ्यू को लेकर के और लॉकडाउन को लेकर के। फिर वो कर्फ्यू लॉकडाउन में बदल गया, और जैसे ही लॉकडाउन में बदला और जो स्थिति उस टाइम थी और जिस तरीके से नज़रों के सामने हमने भी कितने सारे अपने को खो दिया, जो जिनके बारे में कल्पना नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। तो वो लॉकडाउन का पीरियड जो था वो पूरी दुनिया को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि हम लोगों के भी अंदर की जो ताकत थी उसको एक तरीके से हिला के रख दिया। और हम लोग तभी जानते नहीं थे कि ये कितना दिन रहेगा, कितना दिन चलेगा। कुछ 1 साल ऊपर चल गया, सालों, मतलब पूरा एक तरीके से 2020 और 2021 ये पूरा एक तरीके से चलता चला गया। और बात लॉकडाउन के चलने की भी नहीं, उसके बाद का जो माहौल था ना वो इतना डरावना था कि लोगों को ये लग रहा था कि नहीं, पैसा बस जो भी रहना चाहिए अपने पास रहना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो किसी से 50,000 रुपये वो मांग रहे हैं नगद।
उस समय जो हमने कुछ लोगों से लेके इन्वेस्टमेंट डाला था, एक कंडीशनल कि भाई प्रोजेक्ट लॉन्च ही हो रहा है और मार्केटिंग है ही, तो फिर आपका पैसा जो है ये प्रॉफिट के साथ हम 1 साल में 2 साल में जो भी जिनके साथ कंडीशन था कि आपका हम रिटर्न कर देंगे। और उस लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा झटका उसी समय का अमाउंट मुझे दिया कि जो प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए, और एक साथ कई प्रोजेक्ट जो आज इको स्मार्ट सिटी के नाम से है, वो सिग्नेचर के नाम से उस समय एक प्रोजेक्ट हमारा था, वो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब ये पूरी तरीके से खात्मा जिसको बोलते हैं ना, वो उस जगह पे पूरा का पूरा सिस्टम पहुंच गया। और अब मैं अपने जर्नी की तकलीफ की बात बताऊं तो ये लोगों के लिए मैसेज भी होगा कि जब आप आगे जा रहे होते हैं ना, और जब आपके पास सब कुछ ठीक होता है, तो उस समय सारे लोग आपके किसी भी डिसीजन पे उंगली नहीं उठाते, बुरे कंडीशन में चले जाते हैं। उस समय आपके हर फैसले को लोग खोज खोज के उसमें से अंदर तक जाके कमियां निकाल के वो दुनिया के सामने रखेंगे कि ना ये डिसीजन इनका सही नहीं था, हमने तो बना चाहिए था, ये करना ठीक नहीं। कब पोस्टमार्टम होता है? पोस्टमार्टम मतलब वो बुरी तरीके का पोस्टमार्टम, जो मतलब मेरे साथ जो मेरा अनुभव है ना, वो मतलब आपको कैसे समझाएं कि वो दौर लॉकडाउन के, एक तो लॉकडाउन का पीरियड, ऊपर से टेंशन, ऊपर से लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब खत्म हो जाएगा, और ऊपर से ये लोगों का टॉर्चर, ना सिर्फ टॉर्चर बल्कि उस टाइम में मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब चारों तरफ घूम के मेरे खिलाफ एक मुहिम चला दिए, क्लाइंट को कैसे खराब किया जा सकता है, क्लाइंट को कैसे उल्टा समझा सकता है, कंपनी डूब गई, कंपनी कंगाल हो गई, कंपनी के पास अब कुछ भी नहीं है, ये वो इस तरीके का सिचुएशन। तो आप एक बार सोच सकते हैं कि मतलब अब उसके समय का मेंटल हेल्थ का क्या हालत होगा। 24 नवंबर 2022 को दुर्गा पूजा का टाइम कोलकाता के अंदर था, एक माहौल था, तो मैंने पूजा के दरमियान जा करके माँ से यही आशीर्वाद मांगा कि माँ बस हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ एक है और वह है काम, और मुझे लोगों के साथ उलझना नहीं है, मुझे लोगों के साथ वो गाली गलौज में जाना नहीं है, मुझे लोगों के साथ वो मारपीट और वो कोर्ट कचहरी में घूमना नहीं है, मुझे काम से प्रूफ करना है। तो फिर मैंने 24 नवंबर 2022 को दोबारा से प्रोजेक्ट को डेवलप करने का एक डिसीजन लिया, काम चालू किया। इको स्मार्ट सिटी जिसका नाम आज हर कोई जानता है, उसको फिर डेवलप करना शुरू किया, और धीरे धीरे काम आगे बढ़ा। और मैं आपको कैसे समझाऊं कि सिर्फ इस 2 साल के अंदर आज वापस से ना सिर्फ ये कंपनी इको स्मार्ट सिटी, बल्कि आज हम सब लोग कोलकाता के अंदर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिस पे काम करना लोगों का सपना होता है। आज वही लोग जो मेरे खिलाफ अभियान कभी चलाते थे, अब उनको ये फील हो रहा है कि भाई ये तो मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। और इसी बीच में अगर सफ़र की बात करूंगा तो महज 1.5 साल पहले, अब उस समय से मैं अरिजीत ऑफिशियल पे आ जाता हूँ कि आप जब से आप साथ लोगों मैंने पकड़ा जब से साथ हुए, तो फिर वहाँ पे ये हुआ कि भाई मार्केटिंग को लेकर के स्पेशल अपनी पहचान हो, इसको लेकर के हम सब लोग अपना एक अलग दुनिया बनाएं। तो उस समय फिर सौबिक सर, जिनका मैं हमेशा नाम लेता हूं कि जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त, मैं कह सकता हूं कि उनका भूमिका रहा, और बाकी और भी टीम के लोग जिनके साथ मिल करके हम सब लोगों ने कंपनी बनाई नोवेस्टा के नाम से, जिसका आज के डेट में बताने की ज़रूरत नहीं है, परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हुआ, और अभी 1.5 साल हुआ है। इस 1.5 साल के अंदर आज हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, जिस ऑफिस के अंदर बैठे हैं, नोवेस्टा ग्रुप के ऑफिस के अंदर बैठे हैं। Frequently seen alongside Managing Director Souvik Quila at major events like Ratnagarba 2025 and the Eco Smart City Possession Ceremony, Mr. Giri continues to drive the company's mission of sustainable, community-focused development. आपका जो जर्नी रहा है, अप्स डाउन्स, इसमें तो परिवार बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, आपका फैमिली, वो कैसे आपका साथ जुड़ा हुआ है, और थोड़ा सा अगर आपका परिवार के बारे में बताइएगा तो। नहीं, बिल्कुल बताऊंगा। और परिवार की बात करूं तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार का, उसके सपोर्ट के बिना तो आप नहीं सोच सकते। मुझे याद है RCM के टाइम का वो टाइम, जब मैं घर से सुबह 5 बजे निकलता था, तो मेरी वाइफ उस टाइम नाश्ता बना के देते थे, और रात में जब वापस आते थे तो अब चूंकि
दिन भर तो सिर्फ तकलीफ़ों से आपका सामना होता है, खास करके तब जब आपके पास में पैसा हो, कोई नया काम हो और आप लोगों के पास जाके समझाना हो बिजनेस, तो बहुत सारी दिन भर में दिक्कतें आती थी। तो उस टाइम में परिवार में जब आप आते हैं और आपके पास अचीवमेंट कम होता है या नहीं होता है और खर्चे तो आपके डेली हो रहे हैं, कोई भी बिजनेस में ऐसा होता है, और कि आपके खर्चा हो रहा है और आपका टाइम भी जा रहा है, दिन रात आप लगे हुए भी हैं और रिजल्ट भी नहीं हो, तो उस टाइम अगर परिवार साथ नहीं है तो फिर आपको बिजनेस या फिर काम का ट्रैक चेंज कर देना पड़ता है। अब कैसे सर्वाइव करेंगे आप? तो उस टाइम परिवार का सपोर्ट, और सपोर्ट कब मिलेगा? जब उनको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और इससे आपको क्या हासिल होने वाला है, कब तक हासिल होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में परिवार को इन्वॉल्व करना। तो मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरी 4 लड़की हैं और 1 लड़का है। बड़ी वाली लड़की एकता है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी खुद का काम कर रही है, और अभी आगे बड़ी तैयारी उसका है कि कैसे हम सब कलकत्ता में ही रहते सब हैं। कोलकाता में है। तो वो है। सेकंड लड़की हमारी श्वेता है, वो भी अभी अपने आप में जो हमारा ब्लू बटरफ्लाई प्री स्कूल के नाम से हमारा एक ब्रांड है, तो उसको वो अभी संभालती है, और उसको भी कैसे अभी ये एजुकेशन सिस्टम को और कैसे बड़ा करेंगे, इस पर उन लोगों का ट्यूनिंग है आपस में कि इसको अब कैसे बड़ा किया जाए, कैसे हम एजुकेशन सेक्टर को कुछ इस तरीके का क्रिएशन दें, एस्टेब्लिश करें जहाँ पे औरों से बहुत अलग हो। तीसरी लड़की हमारी प्रिया है, वो सीए है, अभी उसको कंप्लीट करी है, अकाउंट्स को लेकर के अभी उस पर उसका चल रहा है ट्रेनिंग, उस पर अभी वो काम शुरू कर रही है। और चौथी लड़की जो हमारी है वो शालिनी है, अभी लॉ की पढ़ाई कर रही है। तो ये 4 लड़की, और 1 लड़का हमारा है शुभम, उसका नाम है, वो भी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया बेंगलोर रेवा यूनिवर्सिटी से, और अभी अमेरिका की एक कंपनी है जिसमें हमने बोला कि भाई कुछ दिन के लिए जॉब कर लो। अब बहुत लोग मुझे बोले कि भाई आपका एक ही लड़का और वो जॉब कर रहा है, तो मैंने कहा कि देखो, अगर कोई भी आदमी हो, अगर आपके पास आपके बच्चे हैं, जब तक वो एक बार जॉब का एक्सपीरियंस नहीं लेगा ना, फीलिंग्स नहीं तब तक वो लोगों से काम कैसे करा पाएगा। और भी मैं आपको कह सकता हूँ कि जब आप किसी चीज़ में ग्रो कर रहे होते हैं तो न सिर्फ फैमिली, बहुत ऐसे लोग होते हैं आपके साथ जो पर्दे के पीछे होते हैं, आपके लिए काम कर रहे होते हैं, आपके जिसको टीम बोलते हैं आप, कि बहुत लोग सामने से काम करते हैं, बहुत लोग पीछे से काम करते हैं। कुछ लोगों की दुआएं आपके लिए काम करती हैं, कुछ लोगों का साथ आपके लिए काम करता है, कुछ लोग आपको डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो ये एपिसोड्स एक सीख का एपिसोड, एक नॉलेज होने का एपिसोड, आगे बढ़ने की एपिसोड रहेगा लेट्स टॉक की। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस द टाइम, इतने समय दिया, इतना अपना मिट्टी से जीवन आपने शुरू किया, मिट्टी में ही रहे। शायद आज आपका ड्रेस चेंज हो गया, सब कुछ ना कुछ चेंज हुआ, लेकिन आपका सोच चेंज नहीं हुआ, आपका मिशन और विजन चेंज नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लेट्स टॉक देखने के लिए अरिजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मेरा जो मेन चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग का सभी के साथ जुड़ा हुआ रहिए, ज़िंदगी में अच्छे चीज़ को आगे बढ़ावा दीजिए और आगे बढ़ाते रहिए। फिर मुलाकात होगी कोई ना कोई नया एपिसोड लेट्स टॉक के साथ। नमस्ते।